हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में हमने लास्ट टाइम लेमार्कवाद के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी की थी, ठीक है ना। और उससे क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोगों ने पूरे डिस्कस किए थे। आज हम लोग डार्विनवाद या डार्विनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आते हैं इससे रिलेटेड, सबसे पहले वो आपको क्लियर कर देते हैं। जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन समझाया। उन्होंने बताया किस टाइप से इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इनसे रिलेटेड जो छोटा क्वेश्चन आता है वो छोटा क्वेश्चन ये आता है कि डार्विन की पुस्तक जो उन्होंने जिस बुक में अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था उस किताब का, उस बुक का नाम, मतलब उस इंटाइटल्ड बुक की क्या नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। ये बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें तो आते ही आता है, क्योंकि ये तो अपना मेन सब्जेक्ट है। बट जैसे अदर भर्ती एग्जामिनेशन होती है ना, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछते, क्योंकि ये बुक जो है बहुत फेमस बुक है। उनकी इस किताब का नाम था जाति की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक उन्होंने लिखी थी। कौन से साइंटिस्ट ने? डार्विन ने। फिर उनके ये क्वेश्चन एक और आता वन वर्ड में कि डार्विन के सिद्धांत का नाम क्या है, मतलब इनकी थ्योरी का नाम क्या है। तो इनकी थ्योरी का नाम है प्राकृतिक चयन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? तो इसका आंसर आएगा चार्ल्स डार्विन। फिर तीसरा एक ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि जो डार्विन थे जब उन्होंने ये थ्योरी मतलब प्रस्तुत की तो उन्होंने ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन किया जिसके आधार पर उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की, और वो कहाँ पर गए थे। मतलब उन्होंने एक जहाज पे यात्रा की थी, मतलब उन्होंने एक मतलब ही मेड ए जर्नी ओवर ए शिप। उस जहाज का नाम भी पूछते कभी कभी, बीगल, है ना। तो ये भी 3 वन वर्ड क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। कौन कौन से? एक तो आपका चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, जाति की उत्पत्ति। एक उनके सिद्धांत का नाम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और तीसरा आपका वो किस जहाज पे यात्रा की थी, उसका नाम है बीगल, ठीक है ना। इस टाइप से ये 3 छोटे छोटे वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं। बड़ा प्रश्न अगर आएगा तो बड़ा प्रश्न ही आएगा, डार्विन वाद को समझाइए, एक्सप्लेन डार्विनिज्म। या इस टाइप से भी आ सकता है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस टाइप से क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं चार्ल्स डार्विन के बारे में बता देता हूँ। चार्ल्स डार्विन जो थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे इरेस्मस डार्विन, वो उनके केयरिंग में उन्होंने ये सब चीजों को समझा। और ये चार्ल्स डार्विन इटसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय द माल्थस। माल्थस बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, मतलब थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। उन्होंने बताया था किस प्रकार से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो ये माल्थस से काफी ये प्रभावित थे। तो उस समय माल्थस, अल्फ्रेड वालेस और ये सब
जो साइंटिस्ट थे इनका एक ग्रुप था, वो लोग एक जर्नी पे जा रहे थे। उस जहाज का नाम था बीगल, और उस में उन्होंने, उनका टारगेट था कि अलग अलग आइसलैंड को के ऊपर उनका रहा होगा कोई भी उनका अलग थ्योरी बनाने का या कुछ ऑब्जर्वेशन करने का प्लानिंग रहा होगा। पर चार्ल्स डार्विन भी उनके साथ गए। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने इन साइंटिस्ट लोगों के साथ अलग अलग आइसलैंड की मतलब यात्रा की, जर्नी की। तो उन्होंने अलग अलग जो आइसलैंड पे गए, तो उन्होंने अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स की बीक, जो उनकी जो चोंच होती है उसका, उन्होंने अलग अलग बर्ड्स के फोटो लिए, उन्होंने पिक्चर्स लिए। और उन्होंने बताया कि जो अलग अलग आइसलैंड पे जब वो गए, तो उन्होंने देखा कि बर्ड्स के अंदर बीक में हर जगह चेंज आया। तो उनके दिमाग में ये ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ होगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने, उनके मन में शब्द आए वेरिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने अपना ये थ्योरी की संकल्पना की, मतलब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो वातावरण के कारण जीवधारियों में विभिन्नताएं आती है, और ये विभिन्नताएं जो रहती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रहती है, और ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन ही मेन कारण है काय का, जाति की उत्पत्ति का, मतलब द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का। ये जो उनकी कॉन्सेप्ट था, इसी के बेसिस पर उनका ये पूरा का पूरा सिद्धांत सेंटर है। और उन्होंने एक और चीज बताई कि जो ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता है, वही जीवित रहता है। इसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयन, जो इंग्लिश में द नेचुरल सिलेक्शन। और उन्होंने बताया कि इस नेचुरल सिलेक्शन में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी होता है, संघर्ष की उत्तरजीविता। उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को या वातावरणीय कारकों को झेल लेगा, मतलब उसको स्ट्रगल कर लेगा, वही उत्तरोत्तर उद्विकास करेगा, उसमें उत्तरोत्तर और नई नई वेरिएशंस आएगी। और जब ये वेरिएशन आती है, जब ये विभिन्नताएं आती है, तो ये विभिन्नताओं के कारण जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज होती है, जो पूर्व में स्थापित एक प्रजाति होती है, उससे नई प्रजाति का विकास होता है। और उन्होंने इसमें एक नई बात, जो लेमार्क की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उसमें उन्होंने जो एज इट इज एग्जाम्पल, उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक्ड जिराफ का भी लिया, मतलब लंबी गर्दन वाले जिराफ का भी उन्होंने एग्जाम्पल लिया। और उन्होंने एक और बात बताई कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्नेट पावर होता है रिप्रोडक्शन का, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ये अंतर्निहित शक्ति होती है कि वो अपने समान नए ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म या उसके जो मेंबर्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करे। बट इट इज अप टू द नेचर, इट इज अप टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच चेक इट्स पॉपुलेशन, जो उसकी जीव संख्या को नियंत्रित करेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कतला कतला जो फिश होती है, अपने एंटायर ब्रीडिंग सीजन में लगभग लगभग 5 लाख से अधिक अंडे देती है, मतलब इट लेस ओवर 5 lakhs एग।
इन इट्स ब्रीडिंग सीजन। अब अगर सारे एग जो उसने एग लेइंग अंडे दिए हैं, ऑल एग्स गेट फर्टिलाइज्ड, मतलब सारे अंडे निषेचित हो जाएं, सभी से जायगोट बन जाए, सभी से नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो क्या होगा कि उस जहां पर वो फिश है, मान के चलो सपोज करो किसी तालाब में है या किसी नदी में है, तो द पॉपुलेशन ऑफ कतला कतलाई विल बी मोर देन द वाटर, मतलब पानी में उसकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि मतलब वी कैन नॉट इमेजिन। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सारे जो जितने भी उसने कतला कतला फिश ने अपने ब्रीडिंग सीजन में जितने अंडे दिए हैं, वो जरूरी नहीं कि सारे अंडे ही फर्टिलाइज हो। ऑल फर्टिलाइज एग्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस, उनसे सारे निषेचित अंडों से नया जीवधारी बने। इससे क्या बात प्रूफ होती कि इससे ये बात प्रूफ होती है कि जो केवल सिलेक्टेड एग्स ही फर्टिलाइज होते हैं और उनसे सिलेक्टेड फर्टिलाइज एग से ही नए फिंगरलिंग्स और नए यंग वंस और नई फिशेस बनती है। मतलब उसको वहां पर इन्वायरमेंट में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो स्ट्रगल के कारण ही उसकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। उन्होंने इसका क्लासिकल एग्जांपल वो डायनासोर और जिराफ से कंपैरिजन करके बताया। उन्होंने बताया कि जो जिराफ थे, वो जिराफ ने अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज देयर हैबिट एंड हैबिटेट, उन्होंने अपनी हैबिट और हैबिटेट में चेंज करा, जिसके कारण से आज भी हम देख रहे हैं कि जिराफ सरवाइव कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डायनासोर, जो कि वो भी प्योरली हर्बीवोरस शाकाहारी जंतु थे, बट दे कुडंट सरवाइव। वो सरवाइव क्यों नहीं कर पाए? कि दे अनेबल टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब वो बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं डाल पाए, और इसके कारण से आज हम देखते हैं कि डायनासोर गेट एक्सटिंक्ट, डायनासोर विलुप्त हो गए। इससे बात प्रूफ होती है, चार्ल्स डार्विन ने ये बात बताया कि जो जीवधारी अपने आप को अनुकूलित करेगा, अपने अंदर बदलाव लाएगा, अपने अंदर चेंज लाएगा, अपने अंदर वेरिएशन लाएगा, उसी के कारण से वो उस बेस्ट सुटेबल हैबिटेट में फिट होएगा। इसी को उन्होंने एक शब्द यूज करा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, संघर्ष की उत्तरजीविता या उत्तरजीविता, हाँ संघर्ष की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी को उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में बहुत जोर देकर समझाया। मतलब उनका जो पूरा इंफेसिस था चार्ल्स डार्विन का, वो इसी पर था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये शब्द अगर आपने परीक्षा के अंदर लिख दिया तो एग्जामिनर आपको, और इसको अंडरलाइन कर दिया आपने, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, और उन्होंने बताया कि जो वेरिएशन होती है वो वेरिएशन बहुत सूक्ष्म रूप में आती है, मतलब बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में आती है, और वो माइन्यूट फॉर्म में जब आती है तो वो उस ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए फिट बनाती है। और उन्होंने बताया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उन्होंने बताया 3 प्रकार का स्ट्रगल होता है। एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, और एक होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसको हिंदी में हम लोग बोलते अंतर जाति संघर्ष, अंतरा जाति संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। मतलब ये इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढालेगा, अपने आप को सरवाइव करेगा, वही आगे और उत्तरोत्तर विकास उद्विकास करेगा। तो उनकी जो थ्योरी थी, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी,
वो उन बर्ड्स के जो चोंच थी, उनकी जो बीक थी, उन बीक के ऑब्जर्वेशन पर आधारित थी। और उन बीक के लिए उन्होंने बाकायदा, उन बर्ड्स के लिए उन्होंने एक अपनी थ्योरी में बाकायदा इसको इंटाइटल्ड भी करा डार्विन फिंचेस। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है उसके जो मेन पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, प्रत्येक जीवधारी में जनन करने की तीव्र क्षमता होती है, इनहेरेंट पावर ऑफ फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। दूसरा है संघर्ष, स्ट्रगल। फिर उन्होंने स्ट्रगल को, मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार का। फिर उन्होंने बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, संघर्ष की उत्तरजीविता। फिर उन्होंने बताया विभिन्नताएं, वेरिएशन। और 5वां और लास्ट पॉइंट था उनका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मतलब जब इन सब चीजों से निकलकर एक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो फिर एक नई स्पीसीज का ओरिजिन होगा। तो ये उनकी थ्योरी थी चार्ल्स डार्विन की। हालांकि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को फिर बाद में बहुत सारे जो उनके कंटेम्परेरी साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जब चार्ल्स डार्विन ने जब ये थ्योरी दी थी उस समय जेनेटिक्स का ज्यादा नॉलेज नहीं था। उन्होंने शब्द तो यूज किया वेरिएशन, विभिन्नताएं, जो आज हम लोग जेनेटिक्स में यूज करते हैं, है ना। और ये वेरिएशन शब्द यूज करा, बट उन्होंने ये नहीं बता पाए कि ये वेरिएशन कहां से आती है। मतलब ये नहीं बताया उन्होंने कि विभिन्नताएं तो आती है जीवधारियों में। मतलब उन्होंने बताया कि जो अलग अलग हैबिटेट में उन्होंने बर्ड्स के फोटोग्राफ्स लिए तो उनमें बताया कि अलग अलग हैबिटेट के कारण उनमें चेंज आया, वेरिएशन आई। बट वो वेरिएशन कहां से आई, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस सोर्स ऑफ वेरिएशन। फिर उन्होंने एक वो बताया था संघर्ष की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट ही कुडंट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब उन्होंने संघर्ष की उत्तरजीविता तो बताई, बट उन्होंने ये नहीं बता पाए वो कि ये संघर्ष की उत्तरजीविता कहां से आएगी, इसका सोर्स क्या होगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत, और इसके अलावा उन्होंने अवशेषी अंगों के बारे में कुछ भी नहीं बताया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने उनका उनका भी जो मेन सेंटर पॉइंट वही था लंबी गर्दन वाले जिराफ का उद्विकास, इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक्ड जिराफ और डायनासोर्स। तो ऐसे बहुत सारे कमियां थी उनकी थ्योरी में। उस थ्योरी की कमियों को फिर आगे जाकर उनके जो कंटेम्परेरी साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको मॉडिफाइड किया, और उस मॉडिफाइड जो थ्योरी है उसको हम लोग न्यो डार्विनिज्म कहते हैं, नव डार्विनवाद। ठीक है ना। तो ये उनकी कमी भी थी किसकी, चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत की। उन्होंने बताया कि विभिन्नताएं आती है, इन्वायरमेंट ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशन, बट हाउ दिस वेरिएशन कम्स, और कहां होगी ये वेरिएशन, क्योंकि उस समय डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था। दूसरा उन्होंने बताया था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ऐसी उनकी कुछ कमियां थी। इन कमियों को ओवरकम करके फिर नया एक सिद्धांत न्यू डार्विनिज्म के रूप में प्रपोज किया गया। कभी कभी एक अलग हट के प्रश्न भी आ जाता है कि जो अभी हमने लेमार्किज्म पढ़ा था पिछली बार और आज हमने डार्विनिज्म पढ़ा, इन दोनों की कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं कि लेमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या प्रमुख अंतर है। तो 4-5 पॉइंट बनते हैं इनकी कंपैरिजन में। एक तो लेमार्कवाद जो है उसको लेमार्क ने प्रपोज किया, इसको डार्विन ने प्रपोज किया, चार्ल्स डार्विन ने। इस थ्योरी को हम लोग, लेमार्कवाद का जो सिद्धांत है इसको हम लोग उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के रूप में जानते हैं।
मतलब थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के रूप में। और जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, इसको हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के रूप में जानते हैं, मतलब प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। फिर उसके बाद जो चार्ल्स डार्विन का लेमार्क का जो थ्योरी था, वो अंगों के यूज और अनयूज पर ज्यादा जोर दिया था उन्होंने, मतलब अंगों का उपयोग और अनुपयोग, उस पर उनका मेन इम्फेसिस था। किसका? लेमार्क का। और जो ये अपनी चार्ल्स डार्विन थे, इन चार्ल्स डार्विन का था नेचुरल सिलेक्शन पर, प्राकृतिक चयन पर। ठीक है ना? तो ये दोनों की तुलना है। और जो लेमार्क ने जो अपनी थ्योरी दी थी, वो फिलोसॉफिक जूलॉजिक बुक में उसको उन्होंने इंटाइटल्ड किया था। और इन्होंने जो डार्विन है, इन्होंने अपनी जो थ्योरी है, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये सिद्धांत द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बुक में इंटाइटल्ड किया था। तो ये आपका दोनों में कंपैरिजन हो गया, किसमें? दोनों में तुलना हो गई, किसमें? लेमार्कवाद और डार्विनवाद में। ये भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि लेमार्कवाद और डार्विनवाद में प्रमुख अंतर लिखिए, राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, या इन दोनों की तुलना कीजिए। ठीक है ना? तो ये हमारे दो इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हो गई कंप्लीट। एक आपकी लेमार्कवाद हो गया और एक आपका हो गया डार्विनवाद, मतलब एक लेमार्किज्म और एक डार्विनिज्म। अब हमारा जो मेन अगला जो थ्योरी है, दो और बची है, चार बताया था मैंने। म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन सिद्धांत, है ना? उत्परिवर्तन सिद्धांत जो है वो ह्यूगो डी वेरिस ने दिया था, क्योंकि जो उत्परिवर्तन शब्द है, म्यूटेशन वर्ड है, वो ह्यूगो डी वेरिस की देन है। ठीक है ना? तो ये थ्योरी क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है ना? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।